जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह बखैर एंड खुश आमदीद। और आज 22 जुलाई का दिन है जिसको वर्ल्ड ब्रेन डे के नाम से भी जाना जाता है। आलमी यौम दिमाग दिमागी बीमारियों और दीगर अफवाल के बारे में आगाही फैलाता है ये दिन। और ये दिन मनाने का मकसद दिमागी बीमारियों के खतरात से आगाही पैदा करना है। दिमागी बीमारियों के हवाले से माहिरीन का कहना है कि सर दर्द हो गया, यह हमें बहुत कॉमन है, माइग्रेन होना, मिर्गी, ट्रॉमा, नींद में खलल इंसान को दिमागी स्ट्रोक की तरफ ले जाते हैं। यानी कि आपकी जो नींद का जो खलल है और या नींद की कमी, क्योंकि मेरे साथ अभी डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं उनसे मैं बातें कर रही थी ब्रेक में, तो इस अंदाज़ा ये होता है कि अगर आप रेस्टलेस होते हैं तो जब भी जो है आपके दिमाग के अंदर जिस तरह इस खास तौर से माइग्रेन होना या फिर ये कि आपका जो सर का दर्द रहता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो तकरीबन हर साल ब्रेन हेमरेज के 3.5 लाख के करीब केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान भर की, मैं आपको बता रही हूँ। और इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बात करें, मैं यही कहूँगी कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपनी नींद को ज़रूर पूरा कीजिए। तो हमारे साथ जो इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। प्रोफेसर रज़ा रिजवी साहब हैं जो कि न्यूरोसर्जन है और एक्स प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी JPMC। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के अहम दिन के मौके पे आप हमारे साथ हैं इस वक्त, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई किसका लिंक किस तरह से होता है, लेकिन असल लिंक जो है ना, आपका अगर दिमाग सेहतमंद है तो ओवरऑल जो है आप अच्छा फील करते हैं। तो यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का मकसद जैसे कि आगाही पैदा करना है, दिमाग में पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उसके हवाले से किस तरह अपने दिमाग को आप सेहतमंद रखें, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ब्रेन जो है, दिमाग हमारी बॉडी का पायलट है। जी। मतलब हमारी हमारी पूरी एक्टिविटीज़ को ड्राइव करता है। अगर आपका पायलट हेल्दी नहीं है, दैट्स मीन आप हेल्दी नहीं हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके लिए जो अहम ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी अच्छी स्लीप होनी चाहिए, आपकी एक जो कहते हैं ना कि डाइट वो होनी चाहिए कि जो ब्रेन को हर्ट ना करे, जी। हेल्दी डाइट जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेस साल्ट, लेस फैट, लेस ऑयल, नट्स हो उसके अंदर, सब्ज़ी हो, फिश हो, और ये जो चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। दूसरी चीज़, आपके दूसरे पैरामीटर्स लाइक ब्लड प्रेशर, आपके लिपिड्स, आपकी शुगर्स, ये सारी चीज़ों का भी एक कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ ये अल्टीमेटली आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर ब्रेन को उसकी सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो यकीनी तौर पे वो ऐसी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं जो कि आपको हो सकता है उस वक्त महसूस ना हो, जी। लेकिन जब आप इमेजिंग की तरफ जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं तो उनमें पता लगता है आपको कि इसमें हमने जब CT स्कैन या MRI किया कि कितने छोटे छोटे से ऐसे अफेक्ट्स हैं या फालिज के अटैक्स हमें ऑलरेडी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं कि माइक्रो हमारे इस्कीमिक चेंजेस ब्रेन में आ चुकी होती हैं, जो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हमारी एक नॉन हेल्दी लाइफ हम गुजार रहे होते हैं, ब्रेन को हेल्दी अलर्ट नहीं रखते। अच्छा, आपने फालिज का जिक्र कर ही दिया, तो फालिज का हमला होना है, इससे कैसे बचे? आपने कहा कि नॉर्मल छोटे छोटे आपको फालिज के अटैक आए हुए होते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता क्या डॉक्टर साहब? हाँ क्या जी ये जी। ऐसा कैसे? देखिए जी, होता ये है कि जो ब्रेन अल्टीमेटली, जब ब्रेन के अंदर छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, नसें जी होती हैं बिल्कुल। जो ब्लड लेके जा रही होती हैं, अगर जो शख्स भी है जो कि जिसकी के पैरामीटर्स लेट से लिपिड्स नॉर्मल नहीं है, डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है, तो उसमें होता ये है कि जो उसकी एंडिंग्स होती हैं वहाँ चूँकि वो थिकनिंग हो जाती है, सोजिश होने की वजह से, थिक होने की वजह से वहाँ ब्लड नहीं पहुँचता। और छोटे से एरिया में जब ब्लड नहीं पहुँचता तो वो एक माइक्रो इस्कीमिक चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। माइक्रो इस्कीमिक चेंजेस ये समझ लें कि छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो जब हम इमेजिंग करते हैं, जैसे हम MRI करते हैं, MRI एक सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, तो उन्हें पिक करके बताती है कि जी ये आपको ब्रेन में ऑलरेडी, जो कि आपको सिम्टोमेटिकली आपको नहीं पता, आप वॉकिंग मूविंग, क्योंकि उन्होंने किसी मेजर एरिया को डैमेज नहीं किया हुआ होता या उन्होंने कोई मेजर पार्ट इन्वॉल्व नहीं किया हुआ होता, तो वो पता नहीं लगता। फालिज की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा, तो फालिज में देखिए होता ये है कि फालिज दो तरह के होते हैं। जी। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें नस फटती है, और एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है जिसमें नस बंद होती है। दोनों यकीनी तौर पे ख़तरनाक है, लेकिन दोनों का ताल्लुक ब्लड प्रेशर और जो तमाम पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए उनसे होता है। लिपिड हमारा, ब्लड प्रेशर, शुगर, जी। ये तीन चीज़ें बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में,
जिनको अगर हम मैनेज नहीं करते, तो हम कंट्रोल नहीं करते, तो एट एनी स्टेज ऑफ आवर लाइफ वी कैन हैव दिस। हम जब फोर्थ डिकेड में यानी कि 40 साल से ऊपर चले जाते हैं, जी। तो विच इज़ अ वेरी कॉमन एरिया एंड टाइम ऑफ हैविंग फालिज एंड सीवीए। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जी हर एक आदमी इन 3 इज़ फेसिंग स्ट्रोक ऑफ एट एनी लेवल। किसी एक मतलब माइंड से लेके मेजर स्ट्रोक तक हर 3 आदमियों में से एक ऐसा है जो कि वो इस वक्त स्ट्रोक के ज़मरे में आता है या किसी वजह से उसको स्ट्रोक हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी एक वास्ट पॉपुलेशन है, और जो कि अगले वक्तों के लिए हो क्या रहा है, अगर आप अभी देखें तो हमारे यहाँ एक ग्रोइंग एज जो है, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। जी। एंड जो पहले 2009 में तकरीबन वो 11% पे उसकी ग्रोथ थी, जी। आज 2022-23 के अंदर जाके वो इट इज़ अबव 16%। तो आप ये अंदाज़ा करें कि अगले 2050 तक हमारी पॉपुलेशन कहाँ होगी। तो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि लाइफ सर्वाइवल हमारा ज़्यादा है, जी। लेकिन अगर एक इंसान जो कि ऑलरेडी विद ऑल दीज अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स के साथ होगा, तो उसका मेडिकल कॉस्ट, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रह जाती है। अब इफ़ दैट पेशेंट इज़ नॉट फुल्ली फिट, अगर वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, वो मल्टीपल बीमारियों के साथ है, तो उसमें फिर दूसरी चीज़ों का ख़तरा बढ़ जाता है। लेट्स से आप फॉल बहुत कॉमन है इन लोगों के अंदर। अब फॉल से क्या, सेकेंडरी एक इंजरी हो गई, जी। हड्डी टूट गई, सर में चोट लग गई, और फिर फियर ऑफ फॉल, फिर दोबारा वो चलता नहीं गिरने के खौफ से, तो दिस फियर ऑफ फॉलिंग। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है ठीक है। जो कि आपको आपके ब्रेन को अफेक्ट करके आपको पीछे की तरफ लेता चला जी। जाता है। अच्छा, यहाँ समझने की और समझाने की बात यही है डॉक्टर साहब की कि आफ्टर 40 जो आपका फोर्थ डिकेड आ जाता है, तो उसमें आपने अपना ये सारा लिपिड प्रोफाइल करवा के रखना है या आपने करते रहना है खुद। आजकल तो घर में आप मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर करके आप अपने आप को बेहतर उसमें ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया सिटी स्कैन का, एमआरआई का आपने जिक्र किया, सिटी स्कैन का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। क्या ये 2 पैमाने हैं, जब कोई हमें तकलीफ हो ख़ास तौर से सर में, दिमाग में हमारे, तो हम डॉक्टर के पास जाएं, और यही 2 पैमाने हैं इस देखने के लिए, या आपको ये साल 6 महीने में पूरा अपना चेकअप कराते रहना चाहिए? देखें, हम जब सर की बात करते हैं और हमारे पास कोई ऐसी बीमारी है कि जिसे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो देखें उससे पहले सबसे पहले हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा लाइफ पैटर्न क्या है, हमारी तमाम तर चीज़ें क्या हैं, और यकीनी तौर पे अगर वो सर का दर्द या सर की तकलीफ़ बेहतर नहीं हो रही है, तो एक दफ़ा, नॉट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, जी। एक दफ़ा आपकी ब्रेन की इमेजिंग होनी चाहिए। आइदर वो सीटी स्कैन की सूरत में आप करा लें या एमआरआई की। एमआरआई ज़रा सोफिस्टिकेटेड और डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, जी। तो वो जी। दोनों भी करा लें तो आपको ग्रॉसली पता लग जाता है कि ब्रेन के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, ब्रेन के अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी तो नहीं है जो अगले वक्तों में ख़राब हो सकती है। अगर कोई ऐसी पैथोलॉजी निकल आती है, तो उसके हिसाब से फिर उसका या तो रिपीट स्कैन किया जाता है, या फिर दूसरी इन्वेस्टिगेशन लाइक एंजियोग्राफी है। बहुत सारे पैरामीटर्स फिर उसके ठीक बाद है। जो आ जाते हैं, वो तो फिर स्टेज वाइज उसको हम देखते हैं। लेकिन एट द इनिशियल स्टेज, यस, सीटीज एमआरआई जो होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ हमारा एक मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है व्हेन वी आर सस्पेक्टिंग, हमें लग रहा है कि यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है। अभी आपने जिस तरह फालिज का ज़िक्र किया, और आपने ये भी बताया कि हमें छोटे-छोटे स्ट्रोक अगर हो भी जाएँ तो नहीं पता चलते, क्योंकि जब तक कोई मेजर चीज़ ना हो। लेकिन अगर किसी को फालिज हो जाता है, तो उसके बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट पाता है, ठीक होता है, या बेहतरी ही आती है सिर्फ? देखिए, ये जब जो फालिज होने की बात आप कर रहे हैं, जब फालिज हो जाता है ना, ये सारा डिपेंड करता है कि जिस वक्त फालिज हुआ है तो उस वक्त इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है ब्रेन की। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ़्ट एंड राइट। जी। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं हमारे, वो लेफ़्ट डोमिनेंट है। मतलब हम सीधे हाथ से लिखते हैं, तो हमारी तमाम तर पावर जो है वो, हम उसे डोमिनेंट इसलिए कहते हैं कि हमारी स्पीच, हमारी क्या मेमोरी, सोच, ऐसा लगता है हाँ, सोच रहे होते हाँ, हैं यहीं से, हाँ, तो लाइक। हमारी वो जी। राइट हैंड से लिखने वालों की, और जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, वो जो है वो उनकी मिक्स होती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा एरिया मरीज़ का इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन मोस्ट लाइकली ये होता है कि जब भी फालिज आता है, अगर वो मॉडरेट टू सीवियर है, तो उसके अंदर माजूरी रहती है।
हाथ में ताकत बहुत देर से आती है लेकिन लिम्ब में आ जाती है, लिम्पिंग वगैरह रहती है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि किस स्टेज पे डायग्नोज हुआ, किस स्टेज पे उसका वर्कअप हुआ। आज के दिनों में इसमें बहुत एडवांसमेंट आ चुकी हैं। जी। अगर विदिन 6 आवर्स पेशेंट को फालिज को हम समझ लें, समझ में आ जाए, तो ऐसे इदारे हैं सरकारी तौर पे भी जो जहाँ फौरी पे जो है जो फौरी तौर पे उसको मैनेज करते हैं, और वहाँ रियली सही। वहाँ पूरी आपकी रिकवरी हो जाती है। अगर वो टाइमली पहुँच गए और वहाँ से वो क्लॉट निकाल दिया गया तो उससे इंटरवेंशन करते हैं कि वो उससे फ़र्क पड़ और जाता आपकी है। ये खुशकिस्मती होगी कि अगर आप वक्त पे चले जाएं और आपको जो है सही डॉक्टर मिल जाए, ये भी तो एक बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद जिक्र किया कि आप जब मुख्तलिफ बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं और ख़ास तौर से आप देख रहे होते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां आपको हो गई हैं, तो आपको ये भी होता है कि चोट लगने का या गिरने का, या फिर ये कह लें कि आप ये हेड इंजरी जो आप जिक्र कर रहे थे मुझसे प्रोग्राम से पहले भी, इस पर हम ज़रा थोड़ी सी बात कर लें। ये बहुत ज़्यादा आप देखें कि ख़ास तौर से हमारे बाइकर्स, उनको बहुत होती हैं, और आजकल तो बच्चियां भी बाइक्स जो हैं वो चला रही हैं। तो मैं पास दफ़ा डर रही होती हूँ कि चलें, लड़के तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये इस पे के बारे में क्या कहेंगे, अगर एक दफ़ा ये हो आपने गया तो बहुत क्या? अच्छा किया कि आपने बिल्कुल जैसे मेरी बहुत पसंद का टॉपिक छेड़ दिया, अच्छा, क्योंकि चलें। मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई एम फाइटिंग विद दैट ना, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जरी में रहा। और मैं आपको बताऊं, देखिए हम जब फालिज की बात करते हैं जी। तो मैं ये नहीं कहता कि जी फालिज होता है तो होने दो, लेकिन देखिए जब मैं हेड इंजरी की बात करता हूँ ना, तो इसमें यहाँ जो ग्रुप इन्वॉल्व है वो 15 से 25 साल के लोग हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट ग्रुप है। देखिए हमारी हमारी जिसे कहते हैं नस्ल, जी, हमारी अगली नस्ल इन्हीं लोगों ने चलानी है। बिल्कुल। अब क्या है, 15 साल का बच्चा से लेके 25 साल तक के लोग, आपको मैं अभी का तो नहीं, कुछ अरसे पहले की अगर मैं बात करूं, तो हमारी एवरेज जो हेड इंजरीज थी वो 37,000 पर एनम थी। 37,000। 37,000 एक रफली जो हमारा एक जो डेटा हमने निकाला ठीक था, है। जिसमें हम 2-3 पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल थे लाइक सिविल, जिना, जी। आबासी वगैरह से हम डेटा ले रहे थे, और उसमें ये था कि जब देखा गया तो 82% ऑफ द पीपल वर नॉट वेयरिंग द हेलमेट, यानी 82% लोग हेलमेट नहीं पहन रहे। अच्छा, तो बड़ा क्लियर डिफरेंस था कि जो हेलमेट वेयरिंग ग्रुप था उनको मिनिमम इंजरी हुई, ठीक है, लेकिन मिनिमम इंजरी हुई जो कि सरवाइव कर गए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये इस ग्रुप में 15 से 45 का जो 15 से 25 का जो ग्रुप है, जी। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट इट्स वेरी हाई। मतलब ये समझ लें कि अगर आप एक रफली कैलकुलेट करें 3,000 से अगर आप लगाएं महीने की इंजरी, तो उसमें 70 से 80, कम से कम मैं बहुत सेफली बता रहा हूँ, जो सरवाइव नहीं करते, और इतनी ही तादाद में वो होते हैं जो कि माजूर हो जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली बेड बॉन्ड हो जाते हैं। समझ लें कि इनको भी फालिज हो गया है, जो कि सर की चोट लगने की वजह जी, से हुआ है। जी, और वो ग्रुप है जो कि हमारा बड़ा पोटेंशियल ग्रुप है, हमारी अगली नस्ल है। लेकिन मजबूरी ये है कि कोई भी हेलमेट पहनना पसंद नहीं करता। हमारे अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक, आपको पता है किस तरह की ट्रैफिक है, ज़रा सी इंजरी होती है और वो एक सीवियर इंजरी। जी। और सबसे जो दुख की बात है, जिसमें बड़ी कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं नाकाम हूँ, फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स आई एम ट्राइंग, कि देखें आपके पास बहुत सारे, मैं नहीं कह रहा कि गलत बने, आपके पास स्ट्रोक यूनिट बनने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। आपके पास डायलिसिस यूनिट बनने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात जी। है। आपके पास ऑन्कोलॉजी कैंसर बनना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। जी। ये वो सारा वो एज ग्रुप है जो कि एक एल्डरली एज ग्रुप है। मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं बनने चाहिए, बन रहे हैं, एनजीओज काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आई जी। अप्रिशिएट देम। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि न्यूरो सर्जरी, स्पेशली हेड इंजरी, आज दिन तक एक नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। जबकि अगर आप इमेजिन करें तो ये वो एज ग्रुप है जो कि हमारा बड़ा पोटेंशियल जी, और एज ग्रुप सबसे है। ज़्यादा केसेस यही आते हैं, आपने सबसे खुद अभी ज़्यादा कहा। बिल्कुल। जी। तो इस पे अभी तक अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के अंदर या किसी एनजीओज ने इस पे ऐसा कोई उस लेवल का काम नहीं किया कि जिससे कि हमें एक अंडर वन रूफ इनको हम मैनेज कर सकें। सही। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेटबैक भी है और हमारे लिए चैलेंज सानिया भी है, बिल्कुल। बहुत बड़ा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, और अपने नाजरीन को मैं यहाँ पे यही कहूँगी ख़ास तौर से, चलें आज ब्रेन डे पे हम आपको ये मैसेज दे देते हैं कि अपना ख्याल करें, अपने दिमाग का ख्याल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बचपन से आपके माँ बाप ख्याल कर रहे होते, कभी बादाम खिला के, कभी आपको अच्छी ग़िज़ाएँ खिला के, लेकिन ये बाइकर्स ख़ास तौर से उनके लिए ये मैसेज है कि काइंडली खुदारा
हेलमेट पहने ताकि ये हेड इंजरी जो आपको होती है और उसके बाद सर्वाइवल नामुमकिन होता है, इससे बच सकें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।